हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग। तो अब क्लैट में अराउंड 70 डेज ही बचे हैं एंड इस टाइम पे क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे रिवाइज करें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो आज डिस्कस करते हैं कि मॉक्स क्यों देना है, कैसे देना है एंड मॉक्स देना क्यों ज़रूरी है अपने क्लैट के लिए। तो सबसे पहले व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग मॉक। क्लैट अगर देना है तो बहुत सारे बच्चों को तो प्रैक्टिस ही नहीं होती है कि 2 घंटे कैसे बैठें, कैसे प्रैक्टिस करें, कौन सा सेक्शन पहले करें। और तो और जब इतना रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होता है तो कैसे टाइम डिवाइड करें। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग मॉक्स। फैमिलराइजेशन विद द एग्जाम पैटर्न, पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है, कैसे सॉल्व करें। हाउ टू मैनेज टाइम फॉर 2 आवर्स, अगर 2 घंटे का पेपर है एंड 120 क्वेश्चंस हैं तो कैसे टाइम डिवाइड करें कि अपना रीडिंग भी हो जाए, कॉम्प्रिहेंशन भी सही हो जाए। देन सिटिंग हैबिट फॉर 2 आवर्स, बहुत बच्चों की हैबिट नहीं होती कि कैसे 2 घंटे बैठें, पेपर दें, पूरा कॉम्प्रिहेंड करें, अच्छे से पढ़ें। 1 घंटे तक तो हो जाता है, बट अगर इतना रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है तो बाकी के जो 1 घंटा है उसमें दिमाग ही नहीं चलता है। तो अगर मॉक्स दोगे तो अभी से हैबिट बनेगी कि 2 घंटे कैसे बैठें और कैसे सॉल्व करें। सब्जेक्ट्स एंड क्वेश्चन स्ट्रक्चर, अपन पढ़ तो सब लेते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट नॉलेज नहीं होता है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे। तो अगर मॉक्स दोगे ये आइडिया भी रहेगा क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एनीथिंग। सब्जेक्ट वाइज टाइम अलोकेशन, जब इतने लेंदी पैसेजेस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, तो हर सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम नहीं देना चाहिए, ये सब मॉक के थ्रू ही पता चलेगा। मैनेज फियर एंड प्रेशर हैंडलिंग, जब अपन फ्लैट देते हैं तो 2 घंटे का टाइम, इतने सारे क्वेश्चंस प्लस प्रेशर कि सही करना है, गलत नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसकी हैबिट मॉक से ही डेवलप होगी। ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग पेपर, सबसे पहले कौन सा सेक्शन करें, कौन सा सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग है, किसको बाद में करना है, किसको बीच में करना है, ये ट्राई एंड एरर अपन मॉक्स में ही कर सकते हैं। रीड कंप्लीट पेपर, जब इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड टाइम है, बहुत से बच्चे पूरा पेपर ही नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसकी हैबिट तो डालनी पड़ेगी, बिकॉज अगर पेपर ही पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आधे क्वेश्चंस अपन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, और अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो मार्क्स कैसे लाएंगे। एनालिसिस आफ्टर एवरी मॉक, एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गलती तो कर दी, मॉक तो दे दिया, बट अगर एनालाइज ही नहीं किया कि कहाँ गलती करी, कैसे गलती करी, कहीं तुक्के में तो आंसर सही नहीं हो गया, और अगर सही करना था तो कैसे करना था, ये सब कैसे पता चलेगा, एनालिसिस से। देन उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं। व्हेन वी शुड स्टार्ट गिविंग मॉक्स, प्लीज कोई भी बच्चा सिलेबस खत्म होने तक का वेट मत करना। आज से पढ़ाई चालू करी है तो जब भी अभी से मॉक्स देना स्टार्ट करो, कॉज जितना डिले करोगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कॉज अपनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, हैबिट नहीं डेवलप हो पाएगी। हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी, कैसे बढ़ाएं। तो क्लैट में रिक्वायर्ड एक्यूरेसी 70%, बट एक्यूरेसी होती क्या है, एक्यूरेसी इज कि अगर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रही हूँ, उसमें से अगर 7 क्वेश्चन सही है, दैट मीन्स मेरी एक्यूरेसी 70% है। तो अगर 70% एक्यूरेसी चाहिए तो कैसे करें, क्या करें। सबसे पहले ये देखो कि अपन कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हैं एंड अपनी एक्यूरेसी कितनी है। अगर 70 से कम आ रही है तो प्लीज वो क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करो जो अपने को नहीं आते हैं, तुक्के मत मारो, कम तुक्के मारो। एंड अगर 70 से ज़्यादा है एक्यूरेसी तो इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, बिकॉज जब तक और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करोगे मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एक्यूरेसी की बात हो गई, अब अटेम्प्ट्स की बात करते हैं। तो क्लैट में सबसे पहले इट इज़ रिक्वायर्ड कि अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा हों, बट एक्यूरेसी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो जब अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने हैं और 120 मिनट्स की टाइम लिमिट है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो अपने को अच्छे से आते हैं, जो अपन ने कहीं ना कहीं पढ़े हैं या प्रैक्टिस करी है। उन क्वेश्चन से कभी स्टार्ट मत करना जो अपन ने कहीं भी नहीं पढ़े हैं, कहीं देखे भी नहीं हैं और बहुत नए हैं अपने लिए। हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड फोकस इन मॉक्स, तो 1 घंटा तो सबसे हो जाता है, पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, बट जो दूसरा घंटा होता है उसमें कुछ दिमाग में जाता ही नहीं है, कितना भी कुछ कर लो नहीं बनता। तो सबसे पहले तो एक हैबिट डालो कि अपन 2 घंटे पढ़ रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक, एंड अपना जो मॉक सॉल्व करने का पैटर्न है उसको ऐसे ब्रेक करो
कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है और एक ऐसा सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद जिसमें कम पढ़ना पड़ता है, जिससे अपने को टाइम टू टाइम ब्रेक भी मिलता जाएगा एंड अपना फोकस भी रहेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी अपन मॉक दे रहे हैं, कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, उसको अंडरलाइन करते जाओ। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, ट्राई टू अंडरलाइन देम। हाउ टू इंक्रीज स्पीड। तो जब से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है, 150 क्वेश्चंस की जगह 120 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो क्या स्पीड उतनी इंपॉर्टेंट है या सिर्फ एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पीड मतलब अगर 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, मतलब मार्क्स उतने ही कम आएंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि अपने अभी कितने अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, एंड अगर कम अटेम्प्ट्स हैं, यू वांट टू इंक्रीज दी अटेम्प्ट्स, एक्यूरेसी भी अच्छी है, तो सबसे पहले ये मत करना कि अपन वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो अपने को बिल्कुल नहीं आते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो अपने को अच्छे से आते हैं, सारे सेक्शंस कर लो। एंड अगर फिर वो क्वेश्चंस बच रहे हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़े हैं, तो उन पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व देम। यू आर अनेबल टू क्वेश्चन सॉल्व द क्वेश्चंस आउटसाइड बट नॉट इन मॉक्स। क्यों? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि मॉक में तो सॉल्व नहीं होते, बट अगर मॉक के बाद ही वो सेम क्वेश्चंस अपन सॉल्व करें तो हो जाते हैं सॉल्व? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मॉक में टाइम बाउंडेशन होता है, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 5 अलग अलग सेक्शन सॉल्व करने होते हैं। मॉक के बाद जब अपन करते हैं तो अपने पास टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, या प्रैक्टिस नहीं है, तो मॉक में कैसे करोगे? एंड मॉक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर अपन अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, एंड मॉक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपने से चलो बाहर तो बन रहे हैं बट मॉक में नहीं बन रहे हैं, तो उनकी उन वीक जो आपके वो जो वीक एरियाज हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। बिकॉज अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मॉक में इतना टाइम लगाओगे, इतनी आराम से करोगे तो सॉल्व हो जाएंगे, बट लिमिटेड टाइम में कैसे सॉल्व करोगे? हाउ टू मैनेज नेगेटिव मार्किंग। क्लैट में कितनी नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, या कितनी इट्स ओके कि चलो आपकी इतनी नेगेटिव मार्किंग हो रही है? इट्स 7.5 टू 9.5। तो अगर अपनी इतनी नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो इट्स ओके, यू आर प्लेइंग सेफ। और अगर इससे ज़्यादा हो रही है नेगेटिव मार्किंग, ट्राई टू डिक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। बिकॉज जब तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डिक्रीज नहीं करोगे, तुक्के मारोगे, नेगेटिव मार्किंग कम नहीं होगी। और अगर इससे कम नेगेटिव मार्किंग हो रही है, देन ट्राई टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। और जब तक ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अपने मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? हाउ टू इंक्रीज मॉक स्कोर्स और हाउ टू इम्प्रूव मॉक स्कोर्स। सबसे पहले मॉक एनालिसिस। मॉक तो दे दिया, बट जब तक एनालाइज नहीं करोगे पता नहीं चलेगा गलती कहाँ हो रही है। और गलती हो रही है तो कहीं रेपिटेटिव मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं कि पता चला जो मैंने लास्ट टू लास्ट मॉक में दी थी, मिस्टेक्स करी थी, वही मैंने इसमें रिपीट कर दी। तो जितना अच्छे से एनालाइज करोगे, उतना अच्छे से यू विल बी एबल टू इम्प्रूव योर स्कोर्स। एंड स्कोर्स बढ़ाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस विच यू आर एबल टू सॉल्व। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चंस मुझसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं, तो इससे अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। सबसे पहले मार्क्स तो आइडेंटिफाई करो कि मुझसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे तो बात के लिए रखो, एंड जो बन रहे हैं सबसे पहले उनको सॉल्व करो। देन कितना टाइम एक सेक्शन को देना चाहिए मॉक में? सबसे पहले इंग्लिश की बात करें, 25 to 30 मिनट्स सफिशिएंट होते हैं। देन करंट अफेयर्स को 12 मिनट्स अप्रॉक्स, लीगल रीजनिंग 30 to 35 मिनट्स, लॉजिकल रीजनिंग 30 to 35 मिनट्स, देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 12 to 15 मिनट्स। इतना टाइम सफिशिएंट है कि अपन एक सेक्शन अच्छे से कर पाए। अगर अपनी प्रैक्टिस अच्छी है, अपने को सब आता है, रिवीजन प्रॉपर किया है, तो इतना टाइम किसी भी बच्चे के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। देन ये तो हो गई ऑल ओवर मॉक्स की बात। अब बात करते हैं कुछ कुछ सेक्शन की कि एक एक सेक्शन को अपन पर्टिकुलरली कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहले इंग्लिश। इनिशियली रीड टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिटेन। इतने लेंदी पैसेजेस होते हैं, इतने सारे पैसेजेस होते हैं, तो क्या सबको याद रख सकते हैं? हर मॉक के पैसेज को याद रख सकते हैं? नहीं। पढ़ो तो उस टाइम बस अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो, कॉम्प्रिहेंड कर पाओ। रिटेन कुछ नहीं करना है, अंडरलाइन करते जाओ, तो जब क्वेश्चंस पे मूव करोगे आपको ऑलरेडी ऊपर चीजें दिख जाएंगी कि आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करी हैं। याद कुछ नहीं रखना।
स्टे फोकस्ड व्हाइल रीडिंग। ऐसा मत करना कि पढ़ यहाँ रहे हो पर ध्यान कहीं और ही है, कि यार दोस्त इतने क्वेश्चंस कर रहा है, वो इस सेक्शन पे पहुंच गया है और मेरे इतने ही क्वेश्चंस हुए हैं। नहीं, अपने पेपर पे ध्यान दो। Analyze what the author is trying to say and sense the tone of the author. क्लैट में कहीं भी कोई से भी सेक्शन में आपका ओपिनियन रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो सही आंसर होता है वो अकॉर्डिंग टू दी ऑथर, उस ऑथर के ओपिनियन होता है, आपका ओपिनियन नहीं रिक्वायर्ड होता है। तो ट्राई करो जब भी अपन कोई भी पैसेज रीड कर रहे हैं, अपन ऑथर के ओपिनियन से सोच रहे हैं, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग नहीं। प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वर्क ऑन योर वीक जॉनर्स। आइडेंटिफाई करो कि आपके कौन से वीक जॉनर्स हैं। जैसे किसी बच्चे का लिटरेचर अच्छा होता है तो किसी का वीक होता है, कोई हिस्ट्री में अच्छा होता है, कोई लिटरेचर में अच्छा होता है, किसी की साइकोलॉजी अच्छी होती है। तो आइडेंटिफाई करो कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एंड वीक जॉनर्स हैं। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, बट जो वीक जॉनर्स है उनको भी तो स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज अगर वो एग्जाम में आ गए तो कैसे कॉम्प्रिहेंड करोगे सही से। रिवाइज टोन्स, ग्रामर एंड वोकैबलरी। पैसेज तो पता नहीं कौन से जॉनर का आएगा इसलिए सब पढ़ना है, बट एटलीस्ट जो स्टैटिक पोर्शन है, ग्रामर हो गई, टोन्स हो गए, वोकैबलरी होगी, उनको तो अच्छे से टाइम टू टाइम रिवाइज करने का ट्राई करो। क्रिटिकल रीजनिंग। रीड एडिटोरियल्स एंड ट्राई टू समराइज देम। जो अभी क्लास 2024 एस्पिरेंट्स हैं उनकी तो अभी से हैबिट होगी कि एडिटोरियल्स पढ़ने हैं एंड उनको समराइज करना है। बट जो क्लास 2025 एस्पिरेंट्स है, मेक अ हैबिट कि अपन एडिटोरियल्स डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं एंड उनको समराइज कर रहे हैं। प्रैक्टिस अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। सेम, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा नॉलेज होगा क्वेश्चन का। आइडेंटिफाई वीक एरियाज। लीगल में, लॉजिकल में, इंग्लिश में, सब में आइडेंटिफाई करो कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिवाइज करने की, एंड टाइम टू टाइम उन पे प्रैक्टिस करते रहो, उनको और स्ट्रॉन्ग करो। एनालाइज द मॉक्स प्रॉपरली। अगर मॉक अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, एंड उनको इम्प्रूव भी तो करना है। देन लीगल रीजनिंग। बी थरो विथ लीगल थ्योरी। लीगल के सेक्शन में ये बिल्कुल मत सोचना कि पैसेज दिया रहता है फिर उसको पढ़ के ही तो आंसर करना है। नहीं, जब तक बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा अपने को किसी भी लॉ का तो कैसे आंसर करोगे। इसलिए मेक श्योर कि आपने लीगल थ्योरी अच्छे से पढ़ी है एंड यू आर थरो विद दैट। करंट लीगल नॉलेज। लीगल रीजनिंग में जितना इंपॉर्टेंट स्टैटिक लॉज हैं उतना ही इंपॉर्टेंट है करंट लीगल नॉलेज कवर करना। तो मेक श्योर कि यू आर मेकिंग कि आपकी हैबिट है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एंड उसमें से लीगल न्यूज़ कवर कर रहे हो। लीगल मैक्सिम, फॉरेन फ्रेजेस एंड लीगल टर्म्स। जैसे इंग्लिश में अगर वोकैबुलरी से यूज टू नहीं होते हैं किसी भी जॉनर की तो कॉम्प्रिहेंशन सही नहीं होता है। वैसे ही लीगल रीजनिंग में जब तक अपन यूज टू नहीं होंगे लीगल टर्म से, मैक्सिम से, तो कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे सही। तो मेक श्योर कि ये सब भी आप अच्छे से कवर करो। स्टिक टू द पैसेज। लीगल में कभी ये मत करना कि अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हो, जो भी पैसेज में दिया है वो ही सही है। वॉट नॉट टू डू। अज्यूम नहीं करना है, कभी भी मत अज्यूम करना कि अगर ऐसा नहीं दिया है पैसेज में तो प्लीज मत अज्यूम करो कि ये इंफॉर्मेशन होगी। जो पैसेज में दिया है वही इंफॉर्मेशन है, उसके बाहर कुछ भी नहीं। इमोशंस। कभी भी अपने इमोशंस के बेस पे आंसर मत करना क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा नॉलेज। जो पैसेज में दिया है स्टिक टू दैट। आपने कहीं भी कुछ भी पढ़ा हो कि न्यूज़पेपर में ये आया था, मेरे अकॉर्डिंग ये सही है, ये कभी मत करना। सिर्फ stick to the passage, don't apply any extra knowledge. Never go against the passage or the facts. कभी भी पैसेज या फैक्ट्स के अगेंस्ट में जाके कोई भी ऑप्शन मत मार्क करना। देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा डर बच्चों को इसी से लगता है, बट प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ इसी में रहोगे कि नहीं डर लगता है, नहीं होता, जब तक करोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि ये भी बनता है मुझसे। तो मैथ्स में सबसे पहले कवर द बेसिक थ्योरी। ये मत सोचना मैथ्स है इसमें कौन सी थ्योरी, नहीं, मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं जिनको कवर करना होता है। एक बार बेसिक थ्योरी पढ़ ली, देन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वन लाइनर्स सॉल्व करो। वन लाइनर्स आते नहीं है क्लास में, बट बेस होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी टॉपिक का। तो वन लाइनर्स सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन लाइनर्स कर लिए, देन एप्लीकेशन के लिए
दो डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस जो आते हैं क्लैट में, तो इनकी प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीनों हो गए। फिर भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो रही है किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, देन उस कॉन्सेप्ट की वापस से बेसिक थ्योरी पढ़ो एंड मेक श्योर कि दूसरी बार अपने को वो कंफ्यूजन ना हो उस क्वेश्चन में। सबसे वास्ट सेक्शन जो बच्चे कवर ही नहीं करते हैं, आधे कर लिया बट इन डेप्थ नहीं किया, बहुत सारा कवर कर लिया बट क्वालिटी नहीं है। तो व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स? सबसे पहले कवर एवरी टॉपिक इन डेप्थ। अगर 300 टॉपिक हैं, 300 में से 250 भी कवर कर रहे हो, मेक श्योर कि इन डेप्थ कवर करें हैं। कॉज ऊपर ऊपर से नहीं आता है क्लैट में, इन डेप्थ आता है, पैसेजेस आते हैं, तो इट इज रिक्वायर्ड कि जो भी टॉपिक्स आप कवर करो, इन डेप्थ कवर करो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 2 hours फॉर रिविजन। जो भी अभी तक पढ़ा है, जो क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स हैं जनवरी से अभी तक का, मेक श्योर कि अपन रिवाइज कर रहे हैं एंड डेली 2 hours अपन दे रहे हैं रिविजन को। एंड मेक श्योर कि पूरे सितंबर में अपना एटलीस्ट एक बार का पूरा रिविजन हो जाए। 1 hour फॉर न्यू टॉपिक। जो पढ़ लिया है उसका रिविजन तो करना है, प्लस जो अभी नए टॉपिक्स हैं उनको भी डेली 1 घंटा दो कवर करने के लिए। एंड बैकलॉग। अभी भी अगर किसी का बैकलॉग बचा है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कवर करो जल्दी जल्दी बैकलॉग एंड ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 hours अपन दिन में बैकलॉग के लिए दे रहे हैं। ऐसा मत करना कि अपन सब कुछ सैक्रिफाइस करके सिर्फ करंट अफेयर्स का बैकलॉग कवर कर रहे हैं। नहीं, 2 घंटे सफिशिएंट होंगे। 10, अगर मॉक्स दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, और कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो RSMs, रैंकर स्टडी मटेरियल, जो लीगल एज के बच्चे हैं उनके पास ऑलरेडी RSMs होंगी। सबसे पहले RSMs करो एंड सिर्फ खत्म करने के पर्पज से RSMs मत करना। मेक श्योर कि RSMs में अपनी एक्यूरेसी 80 to 90% आ रही है, और अगर 80 to 90% नहीं आ रही है, जिस पैसेज में, जिस सेक्शन में, जिस RSM में नहीं है, ट्राई करो उसको वापस से एक और बार प्रैक्टिस करें। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ट्राई करना कि क्लैट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अपन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। सैम्पल पेपर्स, तो अभी तक कंसोर्शियम ने 2 सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए हैं। मेक श्योर कि अपन अभी से उनको प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से कर लें। देन ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स, अगर ये सब हो गया है, मॉक्स भी रेगुलर दे रहे हैं और प्रैक्टिस करनी है, तो कहाँ से करें? तो लीगल एज इज कमिंग अप विद आवर ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स, जो जल्द ही रिलीज होने वाला है। तो जिनको और प्रैक्टिस करनी है, और ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं और क्वेश्चंस कर लें, बहुत सारी वैरायटी हो जाए, टफ क्वेश्चंस कर लें, वो ग्रैंड मास्टर बॉक्स परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको आपकी पढ़ाई में।